हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और हम डिस्कस करेंगे 15 जून के करंट अफेयर्स। तो आज की न्यूज़ में हम एक इंडेक्स भी देखेंगे, इंडियन नेवी के नए वेसल के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कुछ फेस्टिवल्स भी देखेंगे और नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लास्ट में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके अच्छा, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि उसका बीएड है और उसने कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछा था। तो मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट बीएड किया हुआ है और शिक्षक बनना चाह रहा है तभी तो बीएड किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक काम कीजिए, एकलव्य मॉडल राइजिंग स्कूल EMRS की वेबसाइट पे विजिट करो। वहाँ पे जाओगे ना तो आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लगभग 38,000 वैकेंसी आई हैं, जो कि TGT की भी हैं, PGT भी हैं, लाइब्रेरियन भी है और कई दूसरे स्टाफ की भी वैकेंसी यहाँ पे आई है। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी है, कंप्यूटर शिक्षक की भी लगभग 740 वैकेंसी है। तो जो लोग भी बीटेक BE किए हुए हैं ITCS से, तो वो लोग भी वहाँ जाके एक बार चेक कर लीजिए और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है ये, तो सभी के लिए है, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट का आपको डोमिसाइल यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो एक बार आप विजिट कर लो उस वेबसाइट को, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके है, स्टार्ट कर लें आज का सेशन। शुरुआत करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे से। सो 15 जून को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल विंड डे। तो विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से ये आने वाले समय में नेट कार्बन एमिशन को जीरो करने में हमारे टारगेट को पूरा कर सकती है। तो ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है। बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं। एक है EWEA, मतलब यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन, और दूसरी बॉडी है GWEC, मतलब ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इन दोनों के द्वारा मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। 2007 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। ओके चलो, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। जिनसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से। रामचंद्र गुहा, हमको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, राइटर हैं और हमारे लिए भी काफ़ी खास है क्योंकि इनकी बुक एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इनकी बुक को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 दिया गया है। कौन सी बुक है? तो आंसर हो जाएगा रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडियन फ्रीडम। तो वो वेस्टर्न फाइटर्स या वो ब्रिटिशर्स जिन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट की थी, उनकी कहानियाँ यहाँ पर है। बेसिकली इन्होंने अपनी बुक में 7 फॉरेनर्स के बारे में बताया है, जिनमें से 4 ब्रिटिशर्स हैं, 2 अमेरिकन और एक आयरिश हैं। आयरिश कौन है? एनी बेसेंट है। तो उन सब की कहानियाँ यहाँ पे बताई गई, किस तरीके से इन्होंने भारत को आज़ाद कराने में, फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा साथ दिया। तो ये एक हिस्टोरिकल बायोग्राफी है, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, जिसे लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 से नवाजा गया है। तो आपको याद रखना है, रामचंद्र गुहा की बुक, डायरेक्टली ये बुक आपको एग्जाम में किसी सेट में देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए अगले पर्सन है यहाँ पे पंकज अग्रवाल। हुआ ये है कि अभी कुछ रीशफलिंग हुई है, अलग अलग जो मिनिस्ट्री होती हैं उनमें सेक्रेटरी होते हैं जो कि IAS IPS ऑफिसर होते हैं। तो जो सेक्रेटरी या सचिव होते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री में, उनकी रिशफलिंग यहाँ पे हुई है। तो कुछ हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपको सेक्रेटरीज के बारे में बता देते हैं, हो सके तो याद रख लेना। सबसे पहले बात कर रहे हैं पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल को नया सेक्रेटरी बनाया गया है, पावर सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्होंने आलोक कुमार को रिप्लेस किया है। अगले पर्सन है रजत मिश्रा। तो रजत मिश्रा ये न्यू फर्टिलाइजर सेक्रेटरी बनाए गए हैं। वहीं चंचल कुमार, इन्हें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है सुधांश पंत, इन्हें पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री से हेल्थ मिनिस्ट्री में एज अ सेक्रेटरी शिफ्ट किया गया है। वहीं सुभाष चंद्र लाल, इन्हें MSME मिनिस्ट्री ऑफ MSME में सेक्रेटरी मतलब सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कुछ रिशफलिंग हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है ललिता नटराजन। इन्हें 2023 इकबाल मसीही अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड बेसिकली वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो कि आपने अभी 12 जून को सेलिब्रेट किया ना, 12 जून को हमने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट किया, उसी दिन इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो चाइल्ड राइट एडवोकेट एंड लॉयर ललिता नटराजन विंस 2023 इकबाल मसीही अवार्ड। तो इकबाल मसीही अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो जो भी व्यक्ति
कंट्रीब्यूट करता है एलिमिनेट करने के लिए चाइल्ड लेबर, मतलब जो बच्चों से श्रम कराया जाता है उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाता है, ऐसे व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे ये अवार्ड किसे दिया है? ललिता नटराजन को दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत 2008 में की गई थी, 2008 में यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला ये अवार्ड है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते अगले पर्सन जिन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला है। हम बात कर रहे हैं कॉर्मैक मैकार्थी के बारे में, जो कि एक नॉवलिस्ट थे, यूएसए बेस्ड, और इनकी डेथ हो गई है। इनकी एक नॉवल है डार्कर अमेरिका। तो डार्कर अमेरिका इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है, आपको इसे याद रखना। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे कि ऑल द प्रिटी हॉर्सेस। ऑल द प्रिटी हॉर्सेस के लिए इन्हें नेशनल बुक अवार्ड 1992 में दिया गया है। द रोड के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज दिया गया था 2007 में। तो आपको याद रखना है कि कॉर्मैक मैकार्थी कौन थे? नॉवलिस्ट थे, और इन्होंने कई सारी नॉवल लिखी है, जैसे कि डार्कर अमेरिका, द रोड एंड ऑल द प्रिटी हॉर्सेस। इनका डेथ हो गया है, और 2007 में इन्हें पुलित्जर प्राइज भी दिया था इनकी नॉवल द रोड के लिए। ठीक, तो ये कुछ पर्सन्स थे जिनके बारे में हमें सीखना था। आइए, अब एक और स्टूडेंट ने कमेंट किया था अबाउट द राजा फेस्टिवल, तो उनके कमेंट को मैंने थोड़ा सीरियसली लिया और फिर सर्च किया, तो मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ इस न्यूज़ को हम साझा कर लेते हैं। तो थैंक यू। नाम तो मुझे याद नहीं है उनका जिन्होंने कमेंट किया था। तो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जा रहा है राजा एग्रीकल्चर फेस्टिवल। तो राजा फेस्टिवल एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत उड़ीसा राज्य में 14 जून को की गई है। ये फेस्टिवल आपका 5 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है। फर्स्ट डे को साजा बाजा कहा जाता है। साजा बाजा का मतलब होता है प्रिपरेशन। सेकेंड डे जो होता है उसको पहली राजा के नाम से जाना जाता है। थर्ड डे को माझी राजा या फिर मिथुना संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फोर्थ डे को शेषा राजा के रूप में, और 5वें दिन को वासुमती स्ना के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन क्या करती हैं जो महिलाएं होती हैं वो ग्राइंडिंग स्टोन की पूजा करती हैं, मतलब उसको नहलाती हैं, एज अ कंसिडर करती हैं मदर अर्थ। तो राजा एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, कहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है? उड़ीसा राज्य में। अब एक और नई पिक्चर आपको दिखाती हूँ, ये पिक्चर देखिए। यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है पालकी फेस्टिवल। अब पालकी फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पिक्चर में सारे फॉरेनर्स दिखाई दे रहे हैं। क्या ये भारत में सेलिब्रेट नहीं होता? नहीं, ये भारत में सेलिब्रेट होता है। ये सारे के सारे G20 डेलीगेट्स हैं जो कि इस पालकी फेस्टिवल में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो अभी G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की कॉन्फ्रेंस पुणे महाराष्ट्र में थी, तो वहाँ पे 1000 ईयर पुराना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया जिसका नाम है पालकी फेस्टिवल। और ये बरकारी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें G20 डेलीगेट्स भी शामिल हुए। बेसिकली जो ज्येष्ठ का महीना होता है, ज्येष्ठ का महीना मतलब जून जुलाई का महीना, तब पालकी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फेस्टिवल 22 दिनों तक, मतलब 22 डेज तक ये फेस्टिवल रन होता है। और यहाँ पर पूरी यात्रा निकाली जाती है जो कि पंढरपुर में जाके खत्म होती है। बेसिकली एक धर्म यात्रा है ये, जो पंढरपुर टाउन ऑफ महाराष्ट्र वहाँ पे जाके खत्म होती है। और ये पूरी यात्रा किसके लिए डेडिकेटेड होती है? विठोबा मतलब भगवान विष्णु, आप समझ सकते हैं। तो वरकारी कम्युनिटी के द्वारा ये पूरी यात्रा निकाली जाती है। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंट रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्क एंड संत रहे हैं, उनकी जो पादुकाएं होती हैं, उनकी जो सैंडल्स होती हैं, उनकी भी यहाँ पे यात्रा निकाली जाती है, जैसे कि संत तुकाराम, संत ध्यानेश्वर एटसेट्रा। तो आपको याद रखना है, बरकारी कम्युनिटी सेलिब्रेट करता है पालकी फेस्टिवल। और इस बार तो पालकी फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि इसको अटेंड किया है G20 डेलीगेट्स ने। ओके, चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, एंड इसे अति उत्तम सर्टिफिकेशन दिया गया है। किसके द्वारा? तो ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा अति उत्तम का सर्टिफिकेशन किसे दिया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अवार्ड किया गया है एक्रेडिटेशन एज अ अति उत्तम बाय नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पूरा एक असेसमेंट किया गया, एक टीम वहाँ पे पहुँची, वहाँ पे इन्होंने एनालिसिस किया किस तरीके से इनका वर्किंग एनवायरनमेंट है, किस तरीके से प्रोसीजर एंड मेथोलॉजी हैं, मेथड्स हैं, किस तरीके से लोग काम करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, और 1976 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। अगली बात करेंगे ईपीएफओ। ईपीएफओ
का फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी भी तो वैकेंसी होती है, तो जो बैंकिंग स्टूडेंट होते हैं, अकाउंट वाले होते हैं, तो वो लोग इस फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक जुलाई में पेपर है ना ईपीएफओ का, जहाँ तक मुझे याद है। सो ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी एफिलेट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ ISSA। अब ये क्या पूरी पिक्चर है, आइए हम देखते हैं। तो ईपीएफओ को एफिलेट मेंबर की तरह शामिल किया गया है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन में। ईपीएफओ इससे पहले एक एसोसिएटेड मेंबर था ISSA का 1962 से। अब इसको एसोसिएट मेंबर से शिफ्ट करके अब कर दिया है एफिलेटेड मेंबर। ISSA का मतलब इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का, और ये ऑर्गेनाइजेशन अब ईपीएफओ को मदद करेगी डिफरेंट चैलेंजेस से निपटने के लिए, और एक मेंबरशिप भी अप्रूव यहाँ पर कर दी गई है, जिससे एक ग्लोबल रिकॉग्निशन ईपीएफओ को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने रिसेंटली E27 फ्यूल का पायलट स्टडी किया है, टेस्टिंग की है, जो कि एक एथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल है। इसके पहले आप लोग ने E20 के बारे में सुना होगा, तो HPCL ने E20 की टेस्टिंग भी की थी। कब की थी? 6 Feb 2023 को की थी। अक्रॉस द कंट्री लगभग 23 आउटलेट में E20 फ्यूल को अवेलेबल कराया था। E20 का क्या मतलब है? E20 का मतलब है, इस 20 का मतलब ये है कि आपने 20% एथेनॉल ब्लेंड की है, गैसेनॉल, ठीक है। तो 20% अगर आप एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हो डीजल फ्यूल में, तो आपने उसको फ्यूल का नाम दिया है E20। E27 का मतलब है कि आपने 27% एथेनॉल ब्लेंड की है डीजल फ्यूल में, इसका ये मतलब होता है। तो E20 की टेस्टिंग की थी फरवरी में, अब ये E27 की टेस्टिंग कर रहा है HPCL। HPCL हमारे देश की पहली ऐसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो इस तरीके के रिसर्च प्रोग्राम रन करती है। पहले उसने E20 टेस्ट किया, फिर E27 को टेस्ट कर रही है, और इसने अपनी एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी 2025 भी सबके सामने रखी है, जिससे हम एथेनॉल ब्लेंडिंग के एरिया में सक्सेस पा सकें और अपने कार्बन एमिशन को थोड़ा थोड़ा हम रिड्यूस कर सकें। HPCL 1974 में बना था, मुंबई महाराष्ट्र में हेड ऑफिस है, और पुष्प कुमार जोशी चेयरमैन मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे विज्ञान विदुषी 2023 समर प्रोग्राम। विज्ञान विदुषी 2023 समर प्रोग्राम आयोजित किया गया, कहाँ पर? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन इन मुंबई। क्यों किया गया? जेंडर बैलेंस के लिए, क्योंकि देखिएगा जो फिजिक्स की फील्ड होती है वहाँ पर अगर आप PhD करने वालों की संख्या देखें तो फीमेल की क्वांटिटी या फीमेल की जो संख्या है वो बहुत कम है। जनरली जो फीमेल होती हैं आपने देखा होगा PhD कर लेती हैं केमिस्ट्री में, लेकिन बहुत ही कम आपको ऐसी फीमेल मिलेंगी जो फिजिक्स के फील्ड में डॉक्टरेट तक पहुंचती हैं या फिर PhD करती हैं। तो एक जेंडर बैलेंस बनाने के लिए होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन इन मुंबई के द्वारा विज्ञान विदुषी 2023 समर प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें 40 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से 40 वीमेन स्टूडेंट्स यहाँ पर शामिल हुई थी। और इसका इनिशिएटिव किसने किया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ओके, चलिए अगली बात करेंगे ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज भी स्लेवरी चलती है, आज भी गुलाम व्यवस्था, दास व्यवस्था है? तो हाँ है, आज भी स्लेवरी सिस्टम है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 160 कंट्रीज़ का यहाँ पे सर्वे किया गया और ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को पब्लिश किया गया। ये पब्लिश किसने किया है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वॉक फ्री फाउंडेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन वॉक फ्री। इनके द्वारा बताया गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 49.6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि स्लेवरी में हैं, मतलब किसी के सर्वेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और जिनमें से 11 मिलियन कहाँ पर हैं? इंडिया में है। 11 मिलियन कहाँ पर हैं? इंडिया में स्लेव हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2016 के कंपैरिजन में 2023 तक लगभग 50 मिलियन का टारगेट, मतलब 50 मिलियन तक का जो आप कह सकते हैं स्टोन, या फिर 50 मिलियन तक हम पहुंच चुके हैं स्लेवरी में ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि 25% ज़्यादा है 2016 के कंपैरिजन में। कंट्री जहां पर सबसे अधिक स्लेवरी देखी गई है, सबसे ज़्यादा इसका प्रचार है, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, मंचूरिया, सऊदी अरेबिया एंड टर्की। और लोवेस्ट में देखेंगे तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी है। वहीं अगर मैं G20 कंट्रीज़ के बारे में बात करूँ तो टॉप G20 कंट्रीज़ हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ फोर्स लेबर, उसमें आपको इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड USA देखने को मिलेंगे। ओके, ये देखो आप पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं, सबसे आगे नॉर्थ कोरिया है और सबसे मतलब
पीछे या सबसे सही तरीके से जो चल रहा है वो स्विट्ज़रलैंड है, जहाँ पे स्लेवरी बहुत कम है, लगभग 4000 पीपल है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2.6 मिलियंस में है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इन द फोर्ब्स ग्लोबल 2000 टॉप कंपनी लिस्ट। तो रिसेंटली फोर्ब्स ग्लोबल 2000 टॉप कंपनी लिस्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें 55 इंडियन फर्म शामिल हैं, और इन 55 इंडियन फर्म में सबसे ऊपर कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस इंडस्ट्री की जो रैंकिंग है फोर्ब्स ग्लोबल 2000 टॉप कंपनी लिस्ट में, वो कितनी है? 45 नंबर पे है, मतलब 8 नंबर से हम इजाफा किए हैं, ऊपर बढ़े हैं, और 45 नंबर की रैंकिंग आपको मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री की देखने को मिलेगी। 4 पैरामीटर्स के आधार पर यहाँ पे कंपनीज की रैंकिंग होती है। कौन कौन? सेल्स, प्रॉफिट, असेट एंड द मार्केट वैल्यू। इसमें जेपी मॉर्गन सबसे आगे है 3.7 ट्रिलियन डॉलर असेट में, तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन फर्स्ट नंबर पे है। भारत में आप देखेंगे 45 नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री है, वहीं 77 नंबर पे आपको एसबीआई देखने को मिलेगा। ओके, आप यहाँ पर वो इंडियन कंपनीज देख सकते हैं। तो 45 नंबर पे रिलायंस है, एसबीआई आपको 77 पे, फिर एचडीएफसी 128 पे, आईसीआईसीआई बैंक 163 पे मिल जाएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस 226 एंड एचडीएफसी 232। इतना याद नहीं रखना, रिलायंस की याद रख लेना 45। ओके, और जेपी मॉर्गन 1। नेक्स्ट है, यूएई इमर्जेस एज फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मतलब DPIIT का डेटा पब्लिश हुआ है, और इन्होंने बताया है कि भारत में इन्वेस्ट करने के मामले में, एफडीआई के मामले में यूएई 4th नंबर का इन्वेस्टर है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो सिंगापुर, सेकेंड पे मॉरिशियस, थर्ड नंबर पे यूएसए, और चौथे नंबर पे यूएई है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज इमर्ज एज द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग 2022-23 अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा। इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ है क्योंकि जब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने लास्ट ईयर मई में साइन किया था, जिसके कारण और भी अधिक इन्वेस्टमेंट यूएई से भारत में आया है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो फॉरेनर कंपनीज भारत में आके इन्वेस्ट करने का काम करती हैं। तो यूएई का जो लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट है वो 3.35 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। ये डेटा हमको डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बताया है। सिंगापुर सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, 17.2 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है इसने फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत में। यूएई का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप सर्विस सेक्टर में, सी ट्रांसपोर्ट, पावर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। सो इंडियन आर्मी साइन पैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ टैक्टिकल लैंड रेडियो। अभी टैक्टिकल लैंड रेडियो क्या होते हैं? कुछ नई बला है क्या? नहीं, कोई बला नहीं है। यहाँ पर ये जो लैंड रेडियो है, इसका मकसद होता है कम्युनिकेशन। इंडियन आर्मी में जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो इसकी मदद से कम्युनिकेट करते हैं, और हमें इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है कि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो इंटरप्ट ना हो, हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल हो उसको हम सिक्योर कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने बेसिकली बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रॉम टेक प्राइवेट लिमिटेड, उनके साथ एमओयू साइन किया है, और ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी इंडियन आर्मी के लिए टैक्टिकल लैंड रेडियो तैयार करेगी जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होगा। ये जो टैक्टिकल लैंड रेडियो है ये हाई बैंडविड्थ पे वायरलेस रेडियो इक्विपमेंट और रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि सिग्नल को इंटरप्ट किया जा सके, इसका इंटरसेप्शन बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, और हाईली सिक्योर ये नेटवर्क है। ये सेकेंड नंबर का कॉन्ट्रैक्ट है आर्मी का अंडर IDEX। अब ये IDEX क्या है? IDEX का मतलब है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में IDEX को लॉन्च किया था, मतलब इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसका मतलब डिफेंस सेक्टर में नए रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। ओके, न्यूज़ फॉर अस, हम बात करने वाले हैं 2 नई वॉरशिप के बारे में जिन्हें रिसेंटली लॉन्च किया गया है। पहला है INS अंजदीप, जो कि एक 3rd नंबर का एंटी सबमरीन शॉलो वाटर क्राफ्ट है, एंड संशोधक जो कि 4th सर्वे वेसल लार्ज है। आइए ये क्या कहानी है वो भी हम देख लेते हैं। तो 4th वॉरशिप ऑफ इंडियन नेवी संशोधक लॉन्च्ड। तो यहाँ पे 4थे नंबर का सर्वे वेसल है। सर्वे वेसल का काम क्या होता है? सर्वे करना, जो हमारी बाउंड्रीज है, कोस्टल बाउंड्रीज, उनको प्रोटेक्शन देना,
ये सारे काम बेसिकली ये लोग करते हैं। तो संशोधक जो है इसका मतलब क्या होता है, रिसर्चर। ठीक है, संशोधक का मतलब क्या है, यहाँ पर रिसर्चर है। द फोर्थ सर्वे वेसल लार्ज ऑफ इंडियन नेवी नेम संशोधक वॉज लॉन्च एट कथुपल्ली, चेन्नई में से लॉन्च किया है। और इस लॉन्चिंग सेरेमनी में जो चीफ गेस्ट थे वो अधीर अरोरा थे। अधीर अरोरा चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये जो संशोधक वॉरशिप है ये संध्या क्लास सर्वे वॉरशिप को रिप्लेस करने के लिए तैयार की जा रही है और कई सारे नए इक्विपमेंट इसमें हैं। ये नई जनरेशन हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट से लेस है और ये ओशनोग्राफिक डेटा को भी कलेक्ट कर सकती है। 110 मीटर की इसकी लेंथ होगी और इसका डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी 3400 टन का होने वाला है। इसके अंदर DMR 249A स्टील का यूज़ किया है और ये जो स्टील की वैरायटी है ना, इसको खुद सेल ने डेवलप किया है, मतलब पूरी तरीके से मेड इन इंडिया ये स्टील है जिसका नाम है DMR 249A स्टील। इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा तैयार किया है जिसका उपयोग संशोधक में किया गया है। संशोधक का कंस्ट्रक्शन किसने किया, तो इसका कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गार्डन रीड शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता के बीच में 2018 में MOU साइन किया गया था। और इसके अंदर बोला गया था कि आपको यहाँ पर चार आपको यहाँ पे शिप्स तैयार करनी है। ठीक है, फर्स्ट शिप वॉज बिल्ड एट GRSE कोलकाता, पहली शिप को GRSE कोलकाता में तैयार किया गया था। और आने वाली रिमेनिंग 3 और जो शिप थी उसके लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट किया गया था विथ L&T। तो GRSE और L&T दोनों मिलके इन शिप्स को तैयार कर रही थी। तो पहले जो 3 शिप्स है जिनको लॉन्च किया गया है वो संध्या क्लास है, निर्देशक है और इच्छक है। और अभी क्या हो गई, संशोधक हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अंजदीप, तो INS अंजदीप तीसरे नंबर की ASW शॉलो वाटरक्राफ्ट शिप है जिसको GRSE के द्वारा तैयार किया गया है फॉर इंडियन नेवी। अब ये जो अंजदीप नाम रखा गया है वो हमारे एक आइलैंड के नाम पे रखा गया है। आप यहाँ पे कर्नाटका देख रहे हो, कर्नाटका से कुछ दूरी पर आपको यहाँ पर अरेबियन सी में एक आइलैंड देखने को मिलेगा, अंजदीप आइलैंड। तो अंजदीप आइलैंड की हमारी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसका नाम INS अंजदीप रखा है। हालांकि अभी ये जो पूरा एरिया है ये INS कदम्ब के एरिया में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के साथ, टोटल 8 इस तरीके की शिप्स को तैयार करना था। 2019 में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेंगे हम सिडबी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इवॉल्व विद द एसोसिएशन ऑफ नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक एंड अदर बैंक्स। आइए हम पूरी कहानी देखेंगे किस किस के साथ MOU साइन है। तो सिडबी ने लॉन्च किया है इवॉल्व मिशन विथ नीति आयोग। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है फॉर MSME सेक्टर। लखनऊ में हेड ऑफिस है। 1990 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब इसने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है इवॉल्व मिशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम मिशन। इवॉल्व का फुल फॉर्म है। इसने MOU साइन किया है नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, कोरियन वर्ल्ड बैंक एंड कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड। अब इसका मकसद क्या है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना MSME साइज कंपनी को जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स तैयार करती हैं, मतलब ऐसी MSME सेक्टर्स जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से जुड़ी हुई हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए इवॉल्व मिशन की शुरुआत की गई है, जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस कर सके और कार्बन एमिशन, मतलब हमारा जो SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको भी हम अचीव कर सकें। इसलिए इस इवॉल्व मिशन को सिडबी ने लॉन्च किया है। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ है। IIT मद्रास, इसने जनरेट किया है हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का यूज़ करते हुए यहाँ पे हाइड्रोजन जनरेट किया है। किसने, IIT मद्रास ने। फ्रिक प्रिंटर कंपनी है एप्सॉन इंडिया, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं रश्मिका मंधाना। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि जो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्डी हैं स्टेट के, हरियाणा राज्य के वो व्यक्ति जिनको ये तीनों पद्म अवार्ड मिले हैं, उनको मंथली 10,000 रुपीज़ पेंशन दी जाएगी बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। और RBI ने नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए RBI का एक सब ऑफिस ओपन किया है कोहिमा, नागालैंड में, टू इंक्रीज प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। अंत में देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एक स्कीम जिसके अंतर्गत रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर कोई व्यक्ति इलीगल वेस्ट डंपिंग ऑन रोड को रिपोर्ट करता है। तो आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन A। नेक्स्ट है, नए डायरेक्टर जनरल
नितिन अग्रवाल किस एजेंसी के बन गए हैं? तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं नितिन अग्रवाल। IATA मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन बने हैं? तो पीटर एल्बर्ट्स बने हैं, ऑप्शन बी। उदय के सीईओ कौन बन गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, अमित अग्रवाल का नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन डी। रिसेंटली आरबीआई ने अपना सब ऑफिस कहाँ ओपन किया है? तो कोहिमा, नागालैंड में ओपन किया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान किस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। 33 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज इनिशिएटेड अ पायलट स्टडी ऑन व्हीकल यूटिलाइजिंग E27 फ्यूल एंड एथेनॉल ब्लेंडिंग डीजल फ्यूल? तो आंसर हो जाएगा HPCL। नेक्स्ट है, टैक्टिकल लैंड रेडियो IDX के अंतर्गत कौन तैयार कर रहा, किसके लिए तैयार किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। इंडिया और मालदीव के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है एक्सरसाइज इक्वेरियन। आपको बताना है कि इसका रिसेंटली कौन सा एडिशन हुआ है, 8th 10th 12th या फिर 14। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में देना, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। बाकी सारी बातें कल हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमें कुछ आपदा प्रबंधन पैकेज के ऊपर डिस्कशन करना है। सो मिलते हैं कल हम। टेक केयर एंड बाय बाय।